इमरान खान साहब ने कल रात एक ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने दो मुतालबे किए। एक तो उन्होंने कहा कि जितनी एजेंसियां हैं उनका काम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है, और साथ उन्होंने मुतालबा किया कि बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात करवाई जाए। बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही और ये मुतालबे क्यों हो रहे हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान 15 फ़लस्तीनियों की मेज़बानी करेगा। ये फ़लस्तीनी कौन है, क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की मेज़बानी क्यों कर रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गणापुर साहब के इख्तियारात में मज़ीद कमी कर दी गई है, अब वो नाम के चीफ मिनिस्टर बचे हैं। ये कौन से इख्तियारात हैं जो उनसे वापस ले लिए गए हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमारे हमसाए अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी है। अब अल्लाह करम करे, अफ़गानिस्तान को भी बचाए और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी बचाए, क्योंकि जो कुछ अफ़गानिस्तान में पकता है उसका अफेक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर आता है। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट उसे ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा अब कॉलम भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। लगता है नाजरीन खान साहब थक गए हैं। एक दफ़ा कुंडी खड़काई खत की सूरत में, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब उन्होंने दोबारा फिर दस्तक देनी शुरू कर दी है। दोबारा फिर वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करें। दोबारा गिलों का सिलसिला जारी किया उन्होंने। आज एक ट्वीट आया जिसके अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू हुई थी वही ज़्यादातर डिटेल में उसके अंदर डिस्कस की गई। और खान साहब ने मेजरली एक बात की कि बुशरा बीबी से मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे। वैसे तो मिलना मुलाकात एक आम सी चीज़ होती है, लेकिन एक ट्वीट के अंदर स्पेशली 90% ट्वीट एक ही चीज़ पे होना कि सिर्फ मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा कौन सा पैगाम है जो बुशरा बीबी को देना है और वो नहीं दे पा रहे या उनसे पैगाम नहीं ले पा रहे, ये भी आपको बताएंगे। और साथ उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात की है अपने ट्वीट के अंदर। ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब मैं समझता हूँ बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि एक चलें जुर्म अलग साइड पे, सज़ा अलग साइड पे, जेल के अंदर होना एक उसका एक अलग पहलू है, लेकिन एक इंसानी और इखलाकी पहलू भी है। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी के अंदर वो भी प्रवेल करता है और उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है जी कि बुशरा बीबी से क्यों मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब, भाई उनकी बेगम है, वो अपनी बेगम से मुलाकात नहीं करेंगे तो किससे मुलाकात करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो अपनी बेगम के बहुत करीब हैं, पॉलिटिकली बहुत करीब हैं, और वो उनको एडवाइस भी करती हैं, रूहानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनको मुर्शिद समझते हैं अपना। तो मेरा ख्याल है मुर्शिद से मुलाकात इंसान क्यों ना करे। और अगर एक पॉलिटिकल एडवाइज़र उनका है और वो ताज़ा बाहर से आया है और बाहर के सारे हालात को अंडरस्टैंड भी करता है, उसे पता है कि वहाँ बाहर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनसे एडवाइस लेते हैं, तो हर्ज कोई नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है इसका अफेक्ट ज़रूर आएगा और बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात 1-2 दिनों में ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि जब इस किस्म का ट्वीट किया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि अलाउ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब का ये मुतालबा मान लिया जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा कि एजेंसियों का काम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है, ये बात बड़ी अच्छी है, दिलचस्प है और मेरा ख्याल है हक़ाइक़ पर मबनी है और इस बात के ऊपर अमल भी करना चाहिए और यकीन भी करना चाहिए। क्योंकि जो एजेंसियों का काम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसला एजेंसियों का काम ये है कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए और एजेंसियों का काम ये है कि सेनेटर्स को तोड़ा जाए। एजेंसियों का काम ये है कि कैमरे लगा दिए जाएँ जब सेनेट का इजलास हो वहाँ, और बिल्कुल और कैमरे लगा के उनकी रिकॉर्डिंग कहीं दूर बैठ के देखी जाए, और जब कैमरे उतार लें और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उतार लें तो फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े और कमेटी भी बन जाए तो उस कमेटी का इजलास ना होने दे एजेंसियाँ। और एजेंसियों का काम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ के रखे, कोई निकल ना पाए। और इवन बीबी साहिबा परवाना जो है उनको भी लेके आए झंग से, और वो अगर ना भी आना चाहें तो तब भी एक गाड़ी आगे लगा के एक गाड़ी पीछे लगा के उनको यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में पहुँचाया जाए। और एजेंसियों का काम ये भी है कि जिसको इमरान खान साहब कहें उस सब को उठा के जेलों में फेंक दिया जाए। और एजेंसियों का काम ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 16 किलो हीरोइन डाल के उन्हें कहें ले इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मूँछों से पकड़ूंगा, ले मूँछों से पकड़ लिया हमने। और एजेंसियों का काम ये भी है कि शायद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार करें और जेल के अंदर सेल के अंदर वो फर्श के ऊपर लटा दें उनको, और फिर तस्वीरें खींच के इमरान खान साहब को दिखाई जाए कि ये देखें जी ये आपका बंदा पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक। और एजेंसियों का काम ये भी है
कि वो जितने इत्तेहादी हैं उन सबको पकड़ के रखें कि कोई इत्तेहादी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमरान खान साहब को दगा दे के निकल जाए। और एजेंसियों का काम ये है कि वो बजट पास करवाए। एजेंसियों का काम ये है कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेके दे। एजेंसियों का काम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए त्यारे का बंदोबस्त करे और उस त्यारे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो बदतमीज़ी करे और त्यारा वापस चला जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर जाके सऊदी वलीअहद को राज़ी भी किया जाए कि चले आलिजा माफ़ कर दें, जो कुछ होना था हो गया हुआ है। कर्नल लियाकत को बिठाया जो कर्नल लियाकत को बिठाया जो और एजेंसियों का काम ये है कि कर्नल लियाकत तैयार किया जाए और उस कर्नल लियाकत के हवाले कर दी जाए पूरी पार्लियामेंट, और वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को एक ही डंडे के साथ चलाएं, जिसमें फिर शायद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहें कि मेरा मुतालबा है, एक बड़ा मासूम सा मुतालबा है कि अपोजिशन के लिए अलग कर्नल का बंदोबस्त किया जाए। एक कर्नल के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है कि उन्हें अपोजिशन को भी मैनेज करना पड़ता है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है खान साहब ठीक कह रहे हैं। एजेंसियों का काम कतई ये नहीं है कि वो सियासी मुदाखलत करें, उनका काम तो ये है जो इमरान खान साहब करवाते रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है एजेंसियों का काम ये भी है कि एक जनरल फैज़ हमीद तैयार करके इमरान खान साहब के हवाले कर दें और इमरान खान साहब जो उन्हें कहते रहे उनको फैज़ ये कर दो और फैज़ कर दें। ये होना चाहिए एजेंसियों का काम। वैसे अच्छा चौधरी साहब, वैसे कल को खान साहब की अगर गवर्नमेंट कभी आ जाती है तो तब एजेंसियों का काम क्या होगा? देखिएगा, एजेंसियों का काम इससे भी बुरा होगा देखिएगा, क्योंकि खान साहब जहाँ जहाँ एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी क्योंकि हक़ाइक़ के सामने नहीं आ रहे, हक़ाइक़ बयान नहीं किए जाते, कोई हक़ाइक़ पर मबनी किताबें भी नहीं लिखी जाती। अगर ये लिखी जाती होती या बयान किए जा सकते होते तो खान साहब ने जहाँ जहाँ एजेंसियाँ इस्तेमाल की आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इतना ज़्यादा कि लोग नको नक हो गए। जब नको नक हो गए तो उसके बाद फिर ये मामला ख़राब हुआ। फिर उन्होंने कहा जी बस, अब बस भाई बस, अब नहीं आगे नहीं हो सकता। यानी आफरा गोगी जो है उसकी सिक्योरिटी भी लगा दें कि उसको भी सिक्योर किया जाए और उनका भी ख्याल रखा जाए, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो सकता है। फिर एजेंसियां जो है ना, हाँ, एजेंसियों का एक काम ये भी है कि वो जज साहब के घर चले जाएं और उनको डरा के आएँ या रखा के आएँ वहाँ पे। ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इमरान खान साहब का दौर था। अच्छा ठीक है, चले चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत ही अच्छी है, दिल खुश हो गया पढ़ के देख के। ऑल्दो कि अभी तक हमारे जो नेशनल सतह के ऊपर या वफाकी सतह के ऊपर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन शायद उस तरह से होनी भी ना हो, लेकिन अब ये चौधरी साहब इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। खालिद कदूमी साहब हैं, हमास के तर्जुमान हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। 15 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की है कि आप इन्हें हमारे मेहमान बना दें, इनकी टेक केयर हम करेंगे। तो फ़लस्तीन ने बहुत शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, बड़ा भाई है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने ख़ुसूसन शुक्रिया अदा किया। तो ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं हम जावेद चौधरी साहब के पास। अब देखो, गज़ा के अंदर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, वहाँ पे जंग शुरू हुई थी और इसराइल की तरफ से जब यलगार शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया था, और वो सब लोग इसराइल की जेलों के अंदर रहे। और उसमें हमास के लोग भी थे और हमास के अलावा आम शहरी भी थे, फ़लस्तीनी शहरी भी थे। उन सबको इसराइली पकड़ के ले गए और उन्होंने अपने हुकूमत खानों में रखा और ख़ासा टॉर्चर भी किया, ख़ासा उनको डिस्टर्ब भी किया। और उसके बदले में ज़ाहिर है जो हमास है उसने भी बहुत सारे लोग यहूदी जो थे उनको अगवा किया हुआ था, उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। इस पूरी जंग के दौरान इसराइल अपने कैदी मांगता रहा और हमास अपने कैदी मांगता रहा। बहरहाल जब ये जंग बंदी हुई तो उसके बाद कैदी रिलीज़ करने शुरू किए गए। तो हमास ने कुछ कैदी रिलीज़ किए और दूसरी साइड से इसराइल ने भी कुछ कैदी रिलीज़ किए। अब ये जो कैदी हैं ये बेसिकली स्टेबल नहीं है इस वक्त ना, बहुत अनस्टेबल हो गए हैं, मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, फिज़िकली अनस्टेबल हो गए हैं। दूसरा ये है कि ये ज़ाहिर टारगेट है इस वक्त, किसी वक्त किसी भी तरफ से इनको निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर वांटेड थे और उनके पास थे और उसके बाद मजबूरी में इसराइल को छोड़ना पड़ा। और इसराइल की ये रवायत है और उनकी एक हिस्ट्री है कि जब वो इस टाइप के लोग छोड़ते हैं तो बाद में उनको कहीं ना कहीं असैसिनेट कर देते हैं। तो अब इन लोगों को वहाँ फ़लस्तीन के अंदर रखना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी जान को ख़तरा है वहाँ पे। ठीक है। तो अब उन्होंने इन कैदियों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया 6 मुल्कों के अंदर। 6 मुल्क हैं जिन्होंने कॉन्सेंट ज़ाहिर किया जी आप हमारे हवाले कर दें, जिसमें मिस्र है, क्योंकि वो बिल्कुल गज़ा मिस्र के साथ लगता है। और ये ज़हन में रखें कि जो गज़ा था कभी ये मिस्र का हिस्सा होता था। और इमाम शाफ़ी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक गज़ा के साथ है। ठीक है। और इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सरज़मीन है। और दूसरा, गज़ा दुनिया का वाहिद
पोर्शन है इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे हर इंसान जो है या मियाँ बीवी जो उनके मेल इश्यूज ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हर मियाँ बीवी जो उनके 8-8 10-10 बच्चे और ज़्यादातर मेल हैं। तो वहाँ पे मेल जो डीएनए है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है और इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे मर्द बच्चे पैदा होते हैं और बड़े फिजिकली बड़े तगड़े लोग हैं वो। ठीक है। तो ज़ाहिर है कुछ लोग गज़ा के भी थे। तो अब ये 6 मुल्क जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला मिस्र है, मिस्र ने कुछ कैदी ले लिए। दूसरा टर्की है यानी तुर्की, उसने ले लिए। फिर अल जज़ायर है, उसने ले लिए। फिर मलेशिया है, उसने ले लिया। फिर इंडोनेशिया है, उसने ले लिया। और फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने 15 कैदी जो हैं उनके वो एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने कहा जी आप हमारे पास भेज दें। अब ये जो 15 कैदी हैं वो ज़ाहिर है हाई सिक्योरिटी जोन में रहेंगे और ज़ाहिर शायद हो सकता है GHQ के अंदर रहें या किसी कंटोनमेंट में रखा जाए इनको, ताकि एक तो इनकी हिफाजत की जा सके, दूसरा ये है कि इनकी मेडिकल असिस्टेंस की जा सके क्योंकि मेंटली वो अभी स्टेबल नहीं है। तो एक तो उनकी ट्रीटमेंट होगी, फिर उनको फिज़िकल यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाएगी ताकि फ़िज़िकली फ़िट हो सके, और जो ट्रॉमा है उससे उनको निकाला जाएगा, फिर उनकी हिफाजत भी की जाएगी। और जब वो स्टेबल हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी के इशू ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ 15 तक महदूद नहीं रहेगी, इनकी फैमिलीज़ भी आएंगे। ज़ाहिर है अगर एक शख्स है और उसकी फैमिली है तो फैमिली इतनी दूर तो नहीं रह सकती, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि फैमिलीज़ भी यहाँ पे आएँ। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये करना चाहिए। तो बहुत अच्छा किया है। और ये देख लें पाकिस्तान 6 मुल्कों में, 6 इस्लामी मुल्कों में शुमार होता है कि जो इस लेवल के जब डिज़ास्टर होते हैं तो उसमें वो अपने दरवाजे खोलता है। तो खुशाइन बात है। ठीक है, ठीक है। चलें आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जी PTI के हवाले से। जी गंडापुर साहब के अख्तियारात तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। कहते हैं ना टुथलस कर देना, टुथलस कर दिया। कोई अख्तियार लगता नहीं है कि छोड़ा जाएगा उनके पास। इस वक्त उनकी एक एहतसाबी कमेटी है, उस कमेटी के सरबराह हैं जी काजी अनवर साहब। काजी अनवर साहब ने एक अपना मरासला जारी किया है जो पैगाम गंडापुर साहब को ऑफिशियली रिटन फॉर्म में पहुंचा भी दिया जाएगा। ये पूरा मरासला क्या था, खुद एहतसाबी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया और गंडापुर साहब से कौन कौन से अख्तियारात मज़ीद वापस ले लिए गए हैं, डिटेल से स्टोरी जानिए। अब जब बुशा बीबी वापस आई पेशावर से और उन्हें गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद जब उन्हें जेल में दोबारा रखा गया तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स करनी शुरू की। तो उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सारी स्टोरीज़ बताई। एक जो स्टोरी थी वो गंडापुर साहब की गवर्नमेंट की करप्शन की कहानी है, और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है और क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो लोग गंडापुर साहब ने दूर रखे हुए हैं, एक ग्रुप जिसमें जुनैद अकबर है, फिर ये आतिफ खान वगैरह, ये बड़ी ज़्यादती है, इनको आप आगे लेके हैं। वो बड़े मोतबर लोग हैं और लोग उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, लोग उनको मानते भी हैं। दूसरा ये खुशहाल लोग हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, वो मांगने तांगने वाले लोग नहीं हैं। और गंडापुर क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है तो इसलिए उन्होंने करीब नहीं आने दिया उन्हें, और आपके साथ मुलाकात भी उनकी नहीं होने दी जाती और उनके बारे में गलत स्टोरियाँ फीड की जाती हैं आपको। तो इस पर फिर इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के बाद 2 काम किए। एक तो उन्होंने इस सारे ग्रुप को इन किया और गंडापुर साहब से सदारत वापस लेके जुनैद अकबर के हवाले की। जुनैद अकबर को साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। उससे पहले गंडापुर साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उससे पहले गंडापुर साहब शेख वकास अकरम साहब को बनवाना चाहता है। जो शेख वकास अकरम साहब की जो रिकमेंडेशन थी इमरान खान साहब के ज़रिए, वो बेसिकली गंडापुर साहब ने दी थी। और ये गंडापुर साहब के जो ज़ाहिर क्लास फेलो थे या फिर ये वहाँ पर रूममेट रहे हैं या फिर ये वहाँ लाहौर के अंदर पुरानी दोस्ती है कोई इनकी। बिल्कुल। तो उस वजह से ये शेख वकास अकरम को चाहते थे। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि जी गवर्नमेंट ने कहा ना उन्हें कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 3 नाम पेश कर दे। तो उन्होंने कहा पहला नाम भी शेख वकास अकरम, दूसरा नाम भी शेख वकास अकरम, तीसरा नाम भी शेख वकास अकरम। और फिर जब खान ने वो नाम वापस लिया तो फिर मुड़ के भी नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा जी एक ही नाम है और वो नाम है जुनैद अकबर, और वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब एक तो उन्होंने उस सारे ग्रुप को इन किया इमरान खान साहब ने। दूसरा उन्होंने एक एहतसाब कमेटी बनाई और काजी अनवर साहब की सरबराही में बनाई, और साथ ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब हैं। और ये वो साहब हैं जो पहले पंजाब के अंदर जब गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो था उसके चीफ थे और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करते हैं। बड़े ज़बरदस्त आदमी है। वैसे मैं ऑनेस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो वाकई प्रोफेशनल भी हैं और साथ साथ ऑनेस्ट भी हैं और डेड ऑनेस्ट है। तो ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं ये वाकई बड़े शानदार इंसान हैं।
तो इनको उसके साथ शामिल किया गया। तो इन्होंने बाकायदा वहाँ पे तहकीक करके एक रिपोर्ट तैयार की है और साथ उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जी ये जो ट्रांसफ़र और जो तरक्कियाँ देनी होती हैं और जो अपॉइंटमेंट है इनके अंदर बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो उन्होंने एक प्रपोजल ये दिया है कि ये सारा जो इख्तियार है चीफ मिनिस्टर साहब से लेके 3 सेक्रेटरीज़ के हवाले कर दिया जाए, जो ज़ाहिर प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हैं, और उनकी एक कमेटी बना दी जाए और वो मेरिट पे फैसला करें कि अपॉइंटमेंट किसकी होनी है, तरक्की किसकी होनी है और ट्रांसफ़र किसकी होनी है। तो ये किसी ना MPA के हाथ में होनी चाहिए, ना मिनिस्टर के हाथ में होनी चाहिए और ना ही ये चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं बस उन्हें साइन करना चाहिए और कमेटियाँ फ़ैसला करें। उससे ये जो है एक इम्पार्शलिटी आ जाएगी और साथ साथ एक ऑनेस्टी आ जाएगी पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब आप एक करप्ट आदमी को, नाहल आदमी को किसी अहम पोस्ट पर लगाएंगे तो वो करप्शन तो करेगा फिर, और जब अपने MPs लगवाएंगे, मिनिस्टर लगवाएंगे या फिर चीफ मिनिस्टर खुद लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर घपले होंगे। तो अब ये फैसला किया गया है कि ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब जो है ना ये रिपोर्ट लेके जाएंगे और ये प्रपोजल लेके जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास और चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे जी आप अनाउंसमेंट करें इसको, और 3 सेक्रेटरीज जो हैं वो भी उनको नामजद कर देंगे कि इनको लोगों को ले लें और वो कमेटी बनाएं। तो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहब ये बना लेंगे और उस साथ ही इमरान खान साहब को भी ये प्रपोजल दे दी जाएगी और इमरान खान साहब इसे इंडोर्स भी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब के पास जो इख्तियार रह गया तो वो मज़ीद सिमटना शुरू हो गया। पहले पार्टी उनके हाथ से निकले, फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो अब उनके हाथ से निकल गए क्योंकि मिनिस्टर्स ने रिपोर्ट जुनेद अकबर साहब को करनी होती है। अच्छा, और वो जुनेद अकबर साहब को रिपोर्ट किया करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ना मिनिस्टर को अपॉइंट करवा सकेंगे गंडापुर साहब, ना उनको निकाल सकेंगे। ये सारा इख्तियार जो है जुनेद अकबर के पास चला जाएगा और इमरान खान साहब जुनेद अकबर साहब के ज़रिए कैबिनेट को हैंडल करेंगे। और साथ ही ये जो पोस्टिंग है और ट्रांसफ़र्स हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारी भी उनके हाथ से निकल गई। तो गंडापुर साहब जो मेरा ख्याल है सिर्फ सीट वार्मर के तौर पर रह जाएंगे या फिर इंटरव्यूज़ दिया करेंगे जिसमें ये बताया करेंगे कि इमरान खान साहब तो राज़ी हो गए थे कि जी मैं बनी गाला चला जाता हूँ। और मेरा ख्याल है ये उस इंटरव्यू का रिएक्शन है जिसमें उन्होंने पूरे कपड़े धो दिए इमरान खान साहब के। ठीक है, जो साहब वैसे लग तो ये रहा है कि ये PTI की दाखिली एहतसाबी कमेटी है जो है इसने इनडायरेक्टली गंडापुर साहब को कह दिया कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं। मेरा ख्याल है जा तो उसी साइड पर है। और अब गंडापुर साहब का जो अगली मूवमेंट है वो चेक की जा रही है कि आगे चल के क्या कर। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर रह सकेंगे या फारग हो जाएंगे। मेरा ख्याल है उनकी चीफ मिनिस्ट्री कहीं नहीं जा रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबका ख्याल ये है कि अगर हमने चीफ मिनिस्टर बदला तो जो गैप आएगा ना उसको एस्टैब्लिशमेंट फौरी तौर पे कैप्चर कर लेगी, फिर वो हमें नया चीफ मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट नहीं होने देगी। ठीक है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो उनको हटा देते हैं, नए के लिए कर देते हैं, उसके बाद इजलास होना है, इजलास ही कॉल नहीं करता है गवर्नर हैं, और उसके बाद वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का फटा पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली जो क्राइसिस होगा, कभी इस कोर्ट में जा रहे हैं, कभी इस कोर्ट में जा रहे हैं, उस क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए ये होगा गवर्नमेंट डिसॉल्व करके वहाँ पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट बना देंगे, गवर्नर राज लगा दें। ठीक है, तो इस वजह से वो CM को नहीं छेड़ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्ट्री नहीं जा रही, लेकिन चीफ मिनिस्ट्री रह भी नहीं रही। मतलब अब ये बुजदार बन जाएंगे। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक। चले जी, हमारी आखिरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। अफगानिस्तान के अंदर जो फूट हम कह रहे थे वो तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। हक्कानी ग्रुप ऑलमोस्ट अलग हो गया है कंधारी ग्रुप से। ये 2 ही बड़े ग्रुप थे जो मिलके अफगान तालिबान इकट्ठे होकर गवर्नमेंट चला रहे थे। अब हक्कानी साहब भी वहाँ से डिसअपीयर हो चुके हैं, सराजुद्दीन हक्कानी साहब भी, और जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनके मुल्क की या काबुल के अंदर है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह है, तो उसके ऊपर हक्कानी ग्रुप के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। अब वो उनका अफगान मीडिया फिलहाल इसे क्लियरली मान नहीं रहा, लेकिन अंदर से सोर्सेज की कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फूट पड़ चुकी है, अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई, और हो सकता है आइंदा किसी दिन हम आपको यह बता रहे हो कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो डिटेल से स्टोरी जानिए। अब देखिए वहां पे अगेन वही है कि 2 ग्रुप्स हैं, एक हक्कानी ग्रुप है और दूसरा मुल्ला उमर ग्रुप है, और मुल्ला याकूब जो है वो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और इख्तियारात ज़्यादा उनके पास हैं, और जो हक्कानीज़ हैं उसमें सराजुद्दीन हक्कानी साहब उनके वो लीडर हैं और इख्तियारात उनके पास भी थे। तो एक डिवाइड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हक्कानी बड़े तगड़े हैं। उसकी वजह यह है कि 3 सूबों के अंदर तो उनकी इतनी ज़्यादा पावर है कि आप हैरान हो जाएंगे। जबकि अमेरिकन्स भी जब थे वहाँ पे तो वो इन 3 सूबों के अंदर दाखिल नहीं हो सके थे। अच्छा, हाँ जी, वो पिक्तिया के अंदर उनका बड़ा होल्ड है, फिर कुन्नड़ है उनके अंदर बड़ा होल्ड है, फिर होस्ट है उसके अंदर बड़ा होल्ड है। इन 3 सूबों में अमेरिकन्स जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क नहीं तोड़ सके थे, इसलिए पाकिस्तान को बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क जो है उसकी सपोर्ट करनी बंद करे। सबका ख्याल ये था अमेरिकन्स का कि ये पाकिस्तान पीछे इनके हक्कानियों के इस वजह से ये बड़े तगड़े हैं, और वहाँ पे
अमेरिकन को भी दाखिल नहीं होने दे रहे। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे। तो अब दूसरी बात यह है कि जितने TTP हैं इन सब को पाल रखा था हकानीज़ ने, और हकानीज़ का एक मौका भी था। वो समझते थे कि जब हमारी कंधार के साथ लड़ाई हो गई तो हम इनको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहाँ इस्तेमाल होने से पहले वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे। तो वेले बैठे हुए थे, उनका ख्याल ये था पता नहीं उधर हमारी बारी कब आती है तो पाकिस्तान तो करीब है यहाँ पर नेट प्रैक्टिस जारी रखें। तो वो ये सारा वहाँ पे सिलसिला चलता रहा। अब जो हकानीज़ हैं और मुल्ला यकूब है उनके साथ ठीक ठाक किस्म के इख्तलाफ थे, और जो अमीर हैं हैबतुल्ला अखुंज़ादा वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको मुल्ला उमर के ग्रुप को। तो अब ज़ाहिर साजुद्दीन हकानी साहब यहाँ से जा चुके हैं, वो UAE के अंदर बैठे हैं, दुबई के अंदर बैठे हैं और वहाँ वापस से आने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान का अलबत्ता उनके साथ कोई रब्ता है और एक वक्त भी गया था उनसे मुलाकात करने के लिए। उसके बाद से वो वापस नहीं गए? उसके बाद वो वापस नहीं गए और बाकी लोग भी वहाँ से निकलना शुरू हो गए। हकानीज़ जो हैं वो थोड़े से बिखर से गए हैं और अपने अपने सूबों के अंदर जाके उन्होंने अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए। और दूसरी साइड से जो कंधारी ग्रुप है उसने अब काबुल के ऊपर आके कब्जा करना शुरू कर दिया है। बगराम एयरपोर्ट जो उसके ऊपर भी, और साथ काबुल एयरपोर्ट जो उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया उन्होंने। किला बाला हसार है उसके ऊपर भी वो काबुज हो चुके हैं। जो काबुल की सिक्योरिटी है वो भी अब उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दी। और पहले जो हकानीज़ थे अब उनको साइड पे किया जा रहा है, या हकानीज़ खुद भी जा रहे हैं वहाँ से जो लोग हैं। तो वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की टेंशन पैदा हो गई है। एक वहाँ पे इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई जब से ट्रंप आए और उन्होंने पैसे देने बंद किए हैं, डॉलर्स कम होने शुरू हुए हैं। दूसरा पाकिस्तान ने जब उनसे आंखें बदली और थोड़ा सा आंखें दिखाना शुरू कर दी और कहा कि जी जब तक आप मामला सेटल नहीं करेंगे हम आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उससे भी अफ़गानिस्तान जो है ना वो बड़े प्रेशर में है। चाइनीज़ जो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, उसकी वजह ये कि चाइनीज़ के साथ भी उन्होंने कोई बहुत वफा नहीं की, धोखा किया। ठीक है। तो अब उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे खाना जंगी तकरीबन तैयार है, बस एक चिंगारी गिरने की देर है और अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारा आखिरी और सबसे आला पैगाम जो हम देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।